Hey guys, welcome back to Shellriser Teaching. This is the part 2 of Mauryan Empire, State and Polity. So today we are going to discuss Romila Thapar किस तरीके से मौर्यन एम्पायर को अपनी सेकेंड बुक द मौर्य रिविजिटेड के अंदर डिपिक्ट करती हैं। वो ये आर्ग्यू करती हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ट्रेस थ्रू द मौर्यन स्टेट। ठीक है, कि वो जो यूनिफॉर्म पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेशन का वो मौर्यन के थ्रू नहीं स्टेट किया जा सकता। और वो ये बात भी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। सेकेंड टाइम ये वो बात कहती हैं, फर्स्ट टाइम में वो इसको एज अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर ही देख रही थी। वो ये कहती हैं कि ऐसा है हो ही नहीं सकता कि एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर हो, क्योंकि इसकी टेरिटरी इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी ज़्यादा बड़ी टेरिटरी है, ये फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि सेंटर में बैठा कोई भी किंग इस पूरी टेरिटरी को अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करवा सकता हो। वो कहती हैं कि मौर्यन एम्पायर को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में बांटा गया था। पहला था मेट्रोपॉलिटन स्टेट, दूसरा था कोर एरियाज और तीसरा था पेरिफेरल एरियाज। अब मेट्रोपॉलिटन स्टेट के अंदर क्या था, इसके अंदर बेसिकली कैपिटल और बड़े जो 2-3 शहर थे वो आते थे। ठीक है, कौन कौन से रीजन आते थे? रीजन अक्रॉस द एंटायर गंगा। ठीक है, स्प्रेड थ्रू कॉन्क्वेस्ट, ये कॉन्क्वेस्ट के थ्रू स्प्रेड किए गए थे। यहाँ पर अशोका के पिलर्स भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जो कि अशोका की 26 to 27 ईयर ऑफ अशोका रेन के यहाँ पर मिलते हैं। डायरेक्टली एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर बेसिकली जो रूल होता था वो सेंट्रली होता था, क्योंकि दिस वाज द मेन एरिया, दिस वाज द मेट्रोपॉलिटन स्टेट। सो यहाँ पर पाटलिपुत्र में तो अगर किंग है तो उसका डायरेक्ट ही रूल वहाँ पर होगा। अशोक अपने आप को राजा मगध भी बुलाते थे। उनके बायरा एडिक्ट में ये बात लिखी गई है कि अशोक अपने आप को राजा मगध बुलाते थे, तो उनके अकॉर्डिंग मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एम्पायर। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू प्लस इम्पेरियल ट्रेजरी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था और सबसे ज़्यादा जो खजाने या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेजर्स जो थे वो यहीं पर थे। अपर रैंक्स वर वेल पेड देन लोअर रैंक, यहाँ पर अपर रैंक्स जो होती थी उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे और लोअर रैंक को कम मिलते थे। हायर ऑफिशियल्स केम फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते थे बेसिकली वो सारे के सारे कहाँ से होते थे? मेट्रोपॉलिटन एरियाज से होते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कोर एरियाज की। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होती थी। गंगा प्लेन से नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट इंडिया में ये एग्जिस्ट करते थे। इसमें जगह आती थी जैसे कि गंधारा, कलिंगा, सौराष्ट्र या फिर उज्जैन, अमरावती एक्सेट्रा। ठीक है, थापर आर्ग्यू करती है कि कुछ महाजनपदास को भी कोर एरिया में इंक्लूड किया गया था, जैसे कि कोशाला, वत्सव, अवंती, गंधारा। ठीक है, इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। दीज वर इकोनॉमिकली एक्टिव एंड देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल वॉज यूज टू सपोर्ट द एम्पायर। ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव रहते थे और इनका सपोर्ट लिया जाता था सेंटर के लिए। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर टेकन लोकली देन द सेंटर बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर में जो डिसीजन बनते हैं उनको फॉलो ना करते हुए यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन जो होते थे वो लोकली बनाए जाते थे। इमर्ज एज इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, और जब ये मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो ये सारे जो हैं जो कोर एरियाज थे वो बेसिकली अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट एम्पायर्स के थ्रू राइज होने लगे। उसके बाद बात करते हैं पेरिफेरल एरियाज। मैनी प्री स्टेट सोसाइटीज, ठीक है, वेस्टलैंड, पेस्टोरल ट्रैक्ट एंड द फॉरेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर वो जगह आती थी जैसे कि जंगल हुआ, कुछ पेस्टोरल लैंड्स हो गई जहाँ पर गाय लोगों के जानवर चढ़ने जाते हैं, पेस्टोरल लैंड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे जब इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात आती थी तो इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया था। यहाँ से जो भी इकोनॉमिक फायदे होते थे वो सब एक जगह, लेकिन जोग्राफिकली ये लोग ये वाले जो एरियाज हैं ये अलग अलग जगह पर थे। ठीक है, ये लोग जोग्राफिकली स्कैटर्ड थे। उसके बाद हम बात करते पेनिनसुला प्लस विंध्यन रीजन वर फॉरेस्टेड। जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन था वो पेनिनसुला और प्लस विंध्यन रीजन था। वर नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। सो बेसिकली ये एरियाज भी डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर नहीं आते थे। तो अपनी इन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स को बताने के बाद रोमिला थापर ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देती है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं हो सकता था। वो उसको 3 अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड कर सकते थे। मेट्रोपॉलिटन जहाँ पर सेंटर का रूल चलता है, कोर एरियाज यहाँ पर सेंटर की कुछ चीज़ों को लोकली कन्वर्ट करके एज एन डिसीजन दिया जाता था, लेकिन पेरीफेरल एरियाज पर लोकल सेंटर का बिल्कुल कंट्रोल जा नहीं पाता था और यहाँ पर सारे डिसीजन लोकली ही बनाए जाते थे। उसके बाद जो आर.एस. शर्मा की थ्योरी थी, सेंट्रलाइजेशन थ्योरी, और जे.सी.
हीस्टमैन की जो थ्योरी थी, डिफ्यूज ट्राइबल थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता बिकॉज ये बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज पर ही डिपेंड थी। लेकिन जब रोमिला थापर पहली अपनी बुक के अकॉर्डिंग हमें ये सेंट्रलाइज बताती है, लेकिन जब दोबारा से इनकी बुक आती है द मौर्यास रिविजिटेड, उसके अंदर वो ये चीज़ इस चीज़ की क्लैरिटी दे देती है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं है। इसको सेंट्रलाइज कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स है जिसके थ्रू पूरे एम्पायर को रन किया जा रहा है, पूरे एम्पायर को रूल किया जा रहा है। सो बेसिकली दिस वर द स्टेट एंड पॉलिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सम स्कॉलर्स।